नमस्कार, मैं नुपुर झारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। रांची जिले में आयोजित किसान मेले पर अन्नदाता की खास पेशकश। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से लगी मटर की फसल में जरूरी कार्य। कृषि एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद सेवा संघ के द्वारा 29 नवंबर को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन अनगड़ा प्रखंड जिला रांची के दुबलाबेड़ा में किया गया। इस मेले में किसानों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कृषि उन्नत तकनीकियों के बारे में जाना। हमारे जो भी किसान इस मेले में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए हम लेकर आए हैं इस मेले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आप भी देखिए और लाभ उठाएं। किसान मेला जैसे कि नाम से विदित है, किसानों के लिए लगाया गया मेला है। इस बार रांची जिले के दुबलाखेड़ा गांव में कृषि एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार तथा रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद सेवा संघ के द्वारा 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन विगत 29 और 30 नवंबर को किया गया। इस किसान मेले में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चलिए एक नजर डालते हैं मेले की कुछ खास झलकियों पर। किसान भाइयों, इसमें शामिल हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकियों से अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में चल रही किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये अभी भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, राज्य जैविक खेती की योजना। अगर तुरंत लाभ लेना है तो हर कृषि विभाग के हर क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं और यहीं पर आप फॉर्म भरिए और यहीं पर उसका लाभ जो है आप संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। अनगड़ा प्रखंड के हेसातू पंचायत अंतर्गत दुबलाबेड़ा गांव में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कृषि प्रदर्शनी के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो कृषि और अनुषंगी विभाग हमारे जितने हैं, जैसे पशुपालन, भूमि संरक्षण, सहकारिता, मत्स्य, गव्य, ये सभी विभागों के अंतर्गत उद्यान, जो भी हमारी योजनाएं किसानों के लिए चलती है उसकी हम लोग पूरी यहाँ जानकारी दें। हम लोग चना, मसूर और सरसों की खेती उस ज़मीन पर किसान करें, इसके लिए हम लोग यहाँ बीज उपलब्ध कराए हैं। बीज लेके हम लोग आए हुए हैं जो किसानों के बीच वितरित किया जाएगा। साथ ही हमारे पशुपालन विभाग के तरफ से जो हमारे पशुधन हैं उनमें जो समस्या आने वाली है उनके लिए यहाँ पर जाँच शिविर और उनके लिए दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई गई है। इस किसान मेले में फसलों की नवीनतम प्रजातियों के बीज, शाक भाजी एवं फलों के उन्नत बीज और कृषि उद्योग, मत्स्य पालन इत्यादि से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई। तो आइए मिलते हैं मेले में आए कुछ किसानों से। मैं 2 दिवसीय किसान मेला में दुबलाबेड़ा आने के बाद मैं इस मेला में देख करके मैं बहुत खुशी हुए और यहाँ जो पदाधिकारी जो जिला से आए हुए थे उन लोग से भेंट किए और उन्होंने मत्स्य विभाग से अच्छा मैं जानकारी लिए और उन्होंने पदाधिकारी ने हमको बताया कि भूमि संरक्षण विभाग से सरकार की ओर से तालाब खोदने का पैसा दिया जाता है और उसमें सिंचाई करने के लिए कैसे पानी को रोका जाता है और किसान का जो खेती करने के लिए कैसे प्रगति जो आगे बढ़ने का उपाय किया जाता है उसके बारे में अच्छा जानकारी दिए। मैं धान का खेती करता हूं। मुझे ये किसान मेला में आकर जानकारी हुआ कि सरकार द्वारा धान का
खरीदारी हो रहा है। हम पहले बाज़ार में कम दाम में बेचते थे, वो अभी यहाँ 17% सूखा हुआ धान यहाँ सुझाव मिला है, जिसे हमको जानकारी हुआ कि 17% से कम नमी होना चाहिए धान का। वो यहाँ सरकारी रेट से सरकार खरीद रही है। हमारे पास जो धान है सरकारी दर से हम आसानी से बेच पाएंगे, ये हमको यहाँ बहुत जानकारी हुआ, इससे हम बहुत खुश हैं। जो हर चीज़ से, जैसे कृषि से संबंधित ये मेला लगा है, मत्स्य है, कृषि है और जल संसाधन है, पशुपालन है, ये मैं जान के बहुत खुशी हुआ और मैं आया। विशेष करके मैं मछली पालन करता हूँ। छोटा मोटा तालाब है, जो इस तालाब से मैं कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकूं, जितना इनकम कमा सकूं, इसलिए मत्स्य विभाग से मैंने डायरेक्ट संपर्क किया। जो अभी मैं जिस स्टॉल में खड़ा हूं, उन लोग अधिकारी लोगों ने हमको बताया कि मत्स्य से आप जुड़िए, इससे क्या होगा कि आपको आय वृद्धि होगी, इनकम होगी। ये सब सारा इन लोग का जानकारी मिलने से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इस किसान मेले में किसानों की सबसे ज्यादा रुचि विभिन्न सिंचाई पंपों के स्टॉल पर दिखी। यहाँ पर बिजली, सोलर, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सिंचाई पंप की प्रदर्शनी लगाई गई। हमारी किशले एग्रोवेट एंड बायोटेक लिमिटेड करके हमारी फर्म है, जो किसानों को अनुदान में पंप सेट, स्प्रेयर मशीन, रोटावेटर वगैरह उपलब्ध कराती है। इस चीज़ को लेने से किसानों को बहुत फ़ायदा है। इन चीज़ों को यूज़ करने से इनका समय भी बचेगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो अपना सकते हैं। पंप सेट में भी हमारे यहाँ अनुदान है, 50% अनुदान पे उनको हम लोग डीजल से चलने वाला पंप सेट, पेट्रोल से चलने वाला पंप सेट और बिजली से चलने वाला पंप सेट भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी किसान इस चीज़ को लेना चाहते हैं वो स्टॉल में आके फॉर्म जमा कर दे और जमा करने के बाद वो सामान को ले जा सकते हैं। अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में आ जाएगी। मैं एक इस मेला में, दुबलावेड़ा मेला में आकर के टपक सिंचाई योजना का जानकारी मिली। उसमें से हम लोग अच्छा जानकारी मिली कि पानी का बचाव का जानकारी मिला और हम टपक सिंचाई योजना लगाने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, इस मेले में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और खेती बाड़ी के गुणों को भी सीखा। चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मेले में आए कुछ ऐसी ही महिलाओं से। इसका जो किसान मेला है वो बहुत ही अच्छा और सुंदर लगा देखने में, और पहले के हिसाब से जो आज मेला लगा है वो मेला को देख के कुछ चेंज आया है किसानों में कि कैसे खेती करना चाहिए। पहले पुनारे तरीके से करते थे, जैसे तैसे कर लेते थे खाने के लिए। यहाँ के जानकारी के हिसाब से अब हम खेती करेंगे तो काफ़ी मुनाफा होगा। हम ये मेला आए हैं किसान मेला देखने के लिए। ये मेला में हमको बहुत अच्छा लगा और पहले हम लोग डालते थे सल्फेट यूरिया, वो भी हम लोग नहीं डालेंगे और हम लोग गोबर खाद डालेंगे और उसमें ही खेती करेंगे। क्या बोलते हैं, पहले से मेरा चॉइस था गाय पालन, उसमें मैं पारंपरिक ढंग से गाय पालन कर रही थी। अब यहाँ आके सरकार ने हमको अच्छा प्रशिक्षण दिया और निर्देश बताया कि गाय को अच्छा नस्ल ही करके अधिक से अधिक दूध पैदावार करें और 6 से 10 लीटर तक होने वाली गाय की पैदावारी करें। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। अपने राज्य के बहुत सारे किसान अब कृषि की उन्नत तकनीकों को बड़ी तेजी से अपना रहे हैं। इसी के तहत हमारे जिन किसान भाइयों ने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से मटर की फसल लगाई है, वे इस फसल की अच्छी बढ़वार के लिए फसल में कौन कौन से प्रबंधन करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो। मटर जो अभी आप देख रहे हैं हरा भरा, यह फ्लावरिंग स्टेज में है और फ्लावरिंग स्टेज में हमें आप मटर में मिट्टी दे दें
और अगर आपका ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगा हुआ हो, लेकिन अगर आपके पास मल्चिंग ना हो, आपका केवल ऐसे ही ड्रिप इरिगेशन में फ्लड में लगा हुआ खुला में, आप क्या करेंगे कि मिट्टी देने के समय ऐसे ही खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है और बीच बीच में अगर घास उग आए तो 8 से 10 दिन के अंदर में इसका निकाई गुड़ाई करना होता है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि ये किसान भाई मटर की खेती मल्चिंग लगाकर करते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। लेकिन जो किसान मटर की खेती सामान्य तरीके से करते हैं, उनके खेतों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक देखा जाता है, जो कि फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही हानिकारक रोग और कीटों की शरण स्थली का काम भी करते हैं। तो यदि आपके खेतों में खरपतवार की अधिकता है तो आप शीघ्र ही खेतों में निराई गुड़ाई करें। तो आप समय समय पर अगर खरपतवार निकालते रहेंगे तो आपका जो भी उर्वरा शक्ति है वह प्रत्यक्ष रूप से पौधा के ऊपर जाएगा और आपका फल अच्छा आएगा। किसान बंधु, अगर आपका मटर ड्रिप इरिगेशन में लगा हुआ हो तो आप अल्टरनेट सिंचाई करेंगे, एक दिन छोड़ के, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम अब पड़ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप पानी दे सकते हैं। और फ्लड में तो किसान बंधु, जैसा कि आप लोग करते ही हैं, अभी जाड़े की अवस्था में कम से कम 6 दिन 7 दिन 8 दिन में आप पानी मटर को देते होंगे, तो उसी तरह से आप 5 से 6 से 7 दिन में नमी क्या मेरा खेत में है, आप तो देखते ही होंगे। अगर आपका नमी नहीं है खेत में तो आप हमेशा मटर को 6 से 7 दिन या 8 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई करते रहें। फसल से अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधे विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। और अगर आप रासायनिक रूप से अगर यदि कर रहे होंगे मटर की खेती और आपका मटर अगर फ्लावरिंग स्टेज में होगा तो आप कोशिश करेंगे फ्लावरिंग स्टेज में 05234 नाम का एक रासायनिक खाद है, जो कि बहुत सारा कंपनियों का है। आप उन्हें बाज़ार से खरीद कर पर एकड़ कम से कम 2 kg अपने मटर का खेत में चलाने का प्रयास करेंगे। आपका फ्लावरिंग बढ़ेगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग आने के बाद में उसमें फल सेट होना शुरू हो जाएगा। अभी कम से कम आप 1 स्प्रे उसमें दवा का छिड़काव कर दें और दवा सल्फर, जिस भी फंगीसाइड में अगर सल्फर की उपलब्धता हो, आप उसे अपने खेत में कीटनाशक दवा के साथ मिलाकर आप उसका स्प्रे करें और अंत में आपको उसका लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, आमतौर पर देखा जाता है कि पशुपालक भाई नवजात बछड़े बछड़ियों का अनुपयोगी समझकर इनके प्रबंधन पर कोई खास ध्यान नहीं देते, जिससे इनका विकास तो रुकता ही है, साथ ही आगे चलकर ये अच्छे पशु भी नहीं बन पाते। इसलिए अभी से नवजात बछड़े बछड़ियों की सही देखरेख करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें नवजात बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जियाउल हुदा से। नवजात बाछे बाछियों की देखभाल बहुत ही आवश्यक है। जब कभी आपकी पशुएं जब बच्चा देती हैं उस वक्त आपको बहुत ध्यानपूर्वक उसका ख्याल रखना है। जब पशुएं बच्चा देती हैं, हमारे अनेक किसान भाई गाय तथा भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन वह इन पशुओं के नवजातों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। तो आप कैसे करें इन नवजातों का उचित प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि यथाशीघ्र उसके ऊपर जितना भी म्यूकस है उसको आप यथाशीघ्र साफ कपड़ों से उसको साफ कर दें। उसमें सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि उसकी नाक में जो म्यूकस भरा हुआ हो, उसके मुंह में भरा हुआ हो, उसको यथाशीघ्र जन्म के बाद आप उसको तुरंत साफ कर दें, जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो। पूरे कपड़े से पोंछने के बाद आप उसको एक तरफ लिटा दें और उसको चेस्ट को प्रेस करें। अगर इससे भी स्थिति नहीं संभलती है तो मुंह के द्वारा उसको सांस देने की व्यवस्था करें। बाछे बाछियाँ जन्म लेती हैं तो उसका जो नेवल कॉर्ड होता है, जिसको हम लोग नाभि कहते हैं, उस नाभि को साफ सीजर जो स्टेरलाइज हो, गर्म पानी में उबाला हुआ कोई कैंची हो, उससे आप उसको काटें और बहुत अच्छी तरीके से उसको एक गांठ लगा दें और उसके बाद टिंचर आयोडीन का आप उस पर प्रयोग करें।
जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर बाछे बाछियाँ खरी हो जानी चाहिए। अगर वो खरी नहीं होती हैं तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ी सहायता देकर उसको खरी करें। पशुपालक भाइयों, आपको अपने दुधारू पशुओं के नवजातों की उचित वृद्धि व विकास हेतु उनके आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं के नवजातों को कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानते हैं। ये देखें कि तुरंत उसके थन को साफ करें और आधे घंटे के बाद, जन्म के आधे घंटे के बाद जब बाछी खरी हो जाती है तो तुरंत जो खीस, जो कोलेस्ट्रम होता है, उसका सेवन आपको अपनी बाछे बाछियों को अवश्य करानी है। जो हमारा कोलेस्ट्रम है वो इम्यूनोग्लोबुलिन, उसमें IgG बहुत बड़ी मात्रा में होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, राइबोफ्लेविन होता है और बहुत सारे अन्य विटामिन्स भी उसमें पाए जाते हैं जो हमारे बाछे बच्चियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। और हाँ, ध्यान इसमें जो एक बात देने की आवश्यकता है कि आप जब इस खीस को खिलाएं तो कभी भी अपने बाछे या बाछियों के वजन का 1/10वां भाग से ज़्यादा एक दिन में कभी भी नहीं पिलाएं। और आप 48 घंटे तक आप जो है ज़रूर खीस अवश्य खिलाएं। बाछा हो रहा है तो उसको आपको 15 दिन के अंदर उसकी डिहॉर्निंग कर देनी है, उसकी सींग बना देनी है। ये इस समय बनाना काफ़ी सुलभ होता है और बहुत ही आसान होता है। बाछी हो या बाछा हो, जब 3 माह का हो जाए तो आप उसको एंथ्रेक्स के विरुद्ध टीकाकरण का कार्य अवश्य करवा दें। और उसके इस एंथ्रेक्स टीके के बाद 15 दिन के बाद आप ब्लैक क्वार्टर, जिसको आप लोग लंगड़ी के नाम से जानते हैं, इसका टीका आप अपने पशुओं को अवश्य करा दें। बाछियाँ जब आपकी 2 सप्ताह के ऊपर हो जाती है तो उसके दूध के अतिरिक्त 1/10वें भाग जो आप कोलेस्ट्रम पिला रहे थे उसके अलावा जो आप दूध पिलाते हैं उसके अतिरिक्त प्रतिदिन थोड़ा खनिज मिश्रण आप उसको दें और कम से कम 1 किलो हरा चारा, और ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ा कर दें। 6 से 8 सप्ताह तक आप अपने बाछे बाछियों को एक जगह, अलग जगह रखें। जब बाछे बाछियाँ जन्म लेती हैं उसको अलग जगह रखें, जिससे कि आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं हो। अभी ठंड के मौसम में बाछे बाछियों में निमोनिया का प्रकोप देखने को अत्यधिक मिलता है कि आपको अपने बाछे बाछियों को इस ठंड के मौसम में कोई अगर गर्म बोरा हो, गर्म कपड़े हों तो उसको थोड़ा लपेट के रखें। वो जहाँ बैठती है उसको बिल्कुल शुष्क रखें, वहाँ पर बिल्कुल नमी ना हो। और ज़्यादा ठंड का मौसम हो और जब हवा चलती हो तो सीधे हवा खोलने के समय, दूने के समय बाछे बाछियों को ऐसी जगह पर खोल कर न बांध दें या खोल कर न ले जाएं जिससे निमोनिया का देखने को मिले। उसके नाक से पानी आ जाता है और बाद में मुश्किल हो जाती है और बाछियों के मरने की संख्या होती है। दूसरा कि बच्चों में कोल्ड डायरिया, जब अत्यधिक ठंड का प्रकोप होता है तो आपको कोल्ड डायरिया जो ठंड की वजह से भी होती है उसको देखने को मिलता है। तो ठंड से बचाने के यथासंभव आप प्रयास करें बाछे बाछियों को, तो आपको उसके प्रबंधन में बहुत आसानी है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिन किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर आलू एवं मटर की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी करें एवं इसकी बुआई का कार्य आरंभ कर दें। तारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ के लिए 12 क्विंटल बीज, 100 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP, 80 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम लिंडन धूल की आवश्यकता होती है तथा उसके ऊपर आलू यानी कंद को बिछाएं, जिससे आलू का कंद उर्वरक के सीधे संपर्क में नहीं आए तथा इन सभी को मिट्टी से ढक दें तथा बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। बोरोन की कमी वाले खेतों में प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बोरेक्स का व्यवहार करें। मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज एवं सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। फसल में पीला मोज़ेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें।
ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा ट्राइजोफॉस 40 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हाल्ट, डेल्फिन, बायोलिप आदि दवाओं का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर बाद करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव शंभुआ, जिला समस्तीपुर के किसान कमलेश कुमार ने। आप अलसी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमलेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो ऐसा है किसान भाई कि अगर आपने तीसी लगा दिया है खेत में तो अभी जो मुख्य काम आपको करना है उसमें है उसका थिनिंग, जिसको बिरलन बोलते हैं, बछनी भी आप बोलते हैं। किसान भाइयों, फसल की अच्छी तरह से बढ़वार हो इसके लिए आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खरपतवारों का प्रकोप होने से फसल की बढ़वार तो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी काफी कमी आती है। तो आप खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। और उसके बाद में आप खरपतवार नियंत्रण करें। आप देख लीजिए कि आपके खेत में किस तरह के खरपतवार हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाली ज़्यादा है या फिर सकरी पत्ती वाली ज़्यादा है। तो जनरली देखते हैं कि सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार है वो आपके खेत में जैसे इधर है वो ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास एक क्विजालोफोपिथाइल नाम का एक जो हर्बिसाइड है जो बाज़ार में टर्गा सुपर के नाम से मिलता है। अगर उसका 50 से 75 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे तो ये जो जितने भी सक्रिय पत्ती वाली जो खरपतवार है उसका प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर देगा। किसान भाइयों, इसके बाद बात करते हैं अलसी की फसल में सिंचाई की। प्राय अलसी की फसल असंचित रूप में बोई जाती है, परंतु जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो वहां पर 2 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई फूल आने पर तथा दूसरी दाना बनते समय करने पर उपज में बढ़ोतरी होती है। हल्की सिंचाई करने से क्या होगा कि जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए वो अगर नमी नहीं है तो पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाएगा, इसलिए एक हल्की सिंचाई करनी जरूरी है जिससे वो अपना पोषक तत्व और नमी ले सके और अपना बढ़वार ठीक ढंग से कर सके। तो जब आपने सिंचाई कर दिया तो उसके दूसरे दिन और शाम में जो आपके पास शेष नाइट्रोजन की मात्रा बची हुई है उसका उपरिवेशन कर दें, तो आपका पौधे का जो बढ़वार है वो बढ़िया होगा और आपका इससे जब पौधे का बढ़वार बढ़िया होगा तो आपका उपज भी बढ़िया होगा। किसान भाइयों, अगर बात करें अलसी की फसल में रोगों की तो इस फसल में मुख्य रूप से अल्टरनेरिया झुलसा रोग मुख्य रूप से लगता है। इस रोग का प्रकोप पौधे के सभी भागों पर होता है। सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं और इसके बाद शाखाओं, पुष्पक्रमों एवं फलियों को भी प्रभावित करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए फसल को बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है एवं खड़ी फसल में मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व मृदा दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। गेहूं की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजाति और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattabihar@naw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।